नमस्कार मित्रों, यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम मिशन शक्ति के बारे में जानेंगे, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों पर ध्यान देंगे जो परीक्षा उपयोगी है, यानी एग्जाम में जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा फोकस प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा दोनों को फैक्ट को समाहित करना है, ताकि ये दोनों ही परीक्षाओं के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी सैटेलाइट मिसाइल यानी जिसका नाम दिया गया है एसैट का परीक्षण भारत के द्वारा 27 मार्च 2019 को सुबह 11:16 पर संपन्न किया गया। इसकी लोकेशन जो थी और डीआरडीओ का जो बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तट के समीप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर उपग्रह प्रक्षेपण परिसर से एसैट मिसाइल को हिट टू किल मोड में छोड़ा गया। ठीक है, मोड क्या था हमारा? हिट टू किल। संस्था जिसने इसे छोड़ा उसका नाम है डीआरडीओ यानी कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। इस तरह भारत ये जो सफल प्रक्षेपण करके दुनिया के एलीट क्लास के 4 देशों में शामिल हो गया है। अमेरिका, रूस, चीन को ये शक्ति पहले से ही प्राप्त थी और अब इस क्लब में भारत भी शामिल हो गया है। अमेरिका को यह शक्ति 1959 से प्राप्त है, रूस को 1960 से, चाइना ने 2007 में इस तरह का प्रक्षेपण किया था और भारत ने 2019 में किया है। एसैट के जरिए भारत ने अपना ही सैटेलाइट जो कि लियो ऑर्बिट लोअर अर्थ ऑर्बिट में था, जिसकी की ऊंचाई 300 किलोमीटर बताई जा रही है, उसे मार गिराया है। यानी कि भारत ने किसी दूसरे देश के सैटेलाइट को मार नहीं गिराया है, अपने ही सैटेलाइट को जो कि यूजलेस हो गया था उसे टारगेट करके रडार के द्वारा मार गिराया है। डीआरडीओ के अनुसार यह प्रक्षेपण पूर्णतः ही सफल रहा है और मिशन शक्ति पूर्णतः स्वदेश निर्मित है। इसमें किसी भी विदेशी देश की दूसरे देश की सहायता नहीं ली गई है। एसैट इंटरसेप्टर 3 स्टेज मिसाइल जिसमें 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर लगे हुए थे। ठीक है, ये बेसिक बातें हमने देखी। अब प्रश्न एक उठता है कि क्या भारत की इस प्रक्षेपण से अंतरिक्ष कचरा उत्पन्न होगा? क्या यह अंतरिक्ष कचरा को बढ़ावा देने में सहायक होगा? तो भारत के विदेश मंत्रालय की अगर बात करें तो उसके अनुसार चूंकि भारत ने लियो ऑर्बिट में के सैटेलाइट को मार गिराया है जिसकी ऊंचाई 300 किलोमीटर थी, इससे बहुत ज़्यादा स्पेस कचरा उत्पन्न होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हफ्ते 2 हफ्ते में वो धरती पर गिर जाएगा। जबकि चीन ने जब 2007 में प्रक्षेपण किया था अपना, तो उसने टारगेट 800 किलोमीटर पर सेट किया था, जिसके कारण कई 100 वर्ष लग जाएंगे उस कचरे को धरती पर आने में। धीरे धीरे करके वो खत्म होगा। तो यानी कि जब चीन ने परीक्षण किया था तो जो विश्व की दुनिया के देशों में एक अंतरिक्ष कचरा की जो चर्चा हुई थी, उस तरह की बड़े कचरे उत्पन्न होने की भारत की इस प्रक्षेपण से संभावना बहुत कम है। अब अंतरिक्ष कचरा की समस्या क्या है? तो अगर नासा की रिपोर्ट की बात करें तो अंतरिक्ष में मानव निर्मित 19,137 बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, बिग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें सक्रिय तथा निष्क्रिय, एक्टिव और डिस्फंक्शनल सैटेलाइट शामिल हैं, रॉकेट शामिल हैं और उसके कलपुर्जे भी शामिल हैं। और अगर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की बात करें, इन एजेंसियों को आप जब आंसर लिखें तो उसको कोट करें। नासा की रिपोर्ट क्या कहती है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की रिपोर्ट क्या कहती है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार छोटे बड़े मिलाकर कुल 7,50,000 ऑब्जेक्ट्स अंतरिक्ष में हैं। अगर आप इसको बात करें तो ये जो बात करता है वो 1 सेंटीमीटर से जो बड़े पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसके बाद चीन ने जब 2007 में किया था तो फेंगुओन 1C मौसम सैटेलाइट जो था उसको मार गिराया था। तो उस समय जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार 2300 बड़े आकार के ऑब्जेक्ट्स जो है अंतरिक्ष में फैलने की संभावना व्यक्त की गई थी। आखिर इसके और तकनीकी पहलुओं को समझ लेते हैं, तो उसको एक ग्राफ के जरिए देख लेते हैं कि आखिर ये जो प्रक्षेपण किया गया वो किस तरीके से किया गया। एक ग्राफ है जो आज इंडियन एक्सप्रेस में निकला है। इसमें आप देख सकते हैं कि पहले सैटेलाइट को
एक व्हीकल से लाया जाता है सेंटर पे, उसके बाद उसे मिसाइल को लॉन्चिंग पैड पे ले जाया जाता है। इसके बाद आप फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज में इसकी मूवमेंट को देख सकते हैं। इसके बाद जब ये थर्ड स्टेज में जाती है तो हीट शील्ड जो है इससे अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और पांचवें स्टेज में जो कि रडार के द्वारा ऑलरेडी पहले से टारगेट करके रखा रहता है, आइडेंटिफाई करके कि किस सैटेलाइट को टारगेट करके हिट करना है, उसको ये जाके मिसाइल हिट करती है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं कि रडार 1 के द्वारा इसको पहले से ही आइडेंटिफाई करके टारगेट ट्रैक किया गया है। तो आप इस पूरी प्रक्रिया को इस ग्राफ में देख सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत ने तो चूंकि 300 किलोमीटर पे ही टारगेट हिट किया है, तो क्या भारत 36,000 किलोमीटर तक हिट करने में सक्षम है? डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को माने तो भारत ने अंतरिक्ष कचरा ज़्यादा उत्पन्न न हो, इसके लिए लियो ऑर्बिट को चूज किया था। भारत के पास क्षमता इससे कहीं ज़्यादा दूरी तक की सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता है, यानी कि डीआरडीओ की माने तो 36,000 किलोमीटर तक टारगेट को भी अचीव कर सकती है। दूसरी बात, इस टेक्नोलॉजी के और क्या फ़ायदे हो सकते हैं? तो इसके अगर और ऑप्शन की बात करें तो इससे जो सैटेलाइट होती है उसको डेजल करने का भी काम किया जा सकता है। मतलब इसको कहा जाता है कि दूसरे देश के सैटेलाइट को कुछ देर तक लिए बंद कर सकता है, उसके रडार सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। और भी इसके एक दो अलग तरीके के, जो कि एनिमी के जो सैटेलाइट है उसको डिस्ट्रॉय करने के अलावे एक दो भी कार्य हैं। जैसे एक कार्य तो आपको बताया मैंने कि उसको अंधा कर सकता है दूसरे के सैटेलाइट को। इसके बाद यह जो सिस्टम है वो दूसरे देश के सैटेलाइट को डाइवर्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये रहे इसके बेसिक फीचर। और एक बात और भी जान लीजिए कि भारत जो आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967 है उसका सिग्नेटरी मेंबर है। तो आप याद रखेंगे, बाय अंतरिक्ष संधि 1967 का भारत भी एक हस्ताक्षरकर्ता देश है। ठीक है, ये रहे उस जरूरत के पॉइंट्स जो कि आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।